आप सुन रहे हैं मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज़ तेज़ आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाज़े की चुटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालिबन अपने प्रागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, मैं करपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कोल्हे थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठों पर बालों का सुरमई गुबार, ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह को सर निहोड़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो करपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लरज़ां थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आँखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सियाँ। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सियाँ, लेकिन फ़ौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रही तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई मोया जवाब है? ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जाने क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज़ में दर्द था। कलवंत। कलवंत कौर सारी की सारी समट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसके दांतों से काटने लगी अपने होंठों को। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कोल्हे ज़ोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही ख़राब है। झटका देने से उसकी केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सियाँ, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बर्रे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम गुरु की बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे हो? शहर गए थे। ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख़म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी बप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सियाँ, कसम वाह गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है।
तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनु मन बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घुट घुट पा जफ्फियाँ तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मजाक मत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बर्रे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसके गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूँछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक ताश की बाजी हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कोल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर श्याम, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कुचकुचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तो रुक चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज़ का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तुम। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूँछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मज़ीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कुचकुचाया, कान की लुओं को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ता, उभरे हुए कोलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज़ आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे सब के सब उसने पट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह, काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतज़िर बामल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वह झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फैलाकर भफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तो इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे नचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है चुड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोलों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी, खा वाह गुरु की कसम। क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं?
ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा हुआ गुरु जी की कसम, क्या उसकी तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले की छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वाशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सूत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूँछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्ज़ां होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कलवंत कौर का हस्द फिर भड़का। मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की ज़ुबान तक पहुंच गया। उसने जब उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रिंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ, यह भी एक अजीब चीज़ है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी या भी एक चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूँछों पर जमते हुए लहू को फूंक के ज़रिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दी इसी कृपान से, जिससे तूने मुझे छुड़ा से एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूँछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे कहूँ कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईशर सिंह, कलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डाल कर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की ज़ुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो
वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था।